नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है इसको, तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करेंगे। जो पुरा पाषाण काल का समय होने वाला है वो अज्ञात काल है। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। अज्ञात काल का मतलब जिस काल का जिस समय का हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो 8000 साल से 4000 साल ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल की जब बात करते हैं तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक करीब करीब मिलता है इसका। अब हम जब बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल की, तो उसमें हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को भी 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद जब हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो, आधुनिक भारत का इतिहास है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत का इतिहास बता के चल रहा हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में आपका क्या आ गया? जो आपके कण्व वंश है, जो आपका शुंग वंश है, जो भी आपका यानी कि मौर्य के बाद वाला जो पीरियड है वो मौर्योत्तर काल कहलाया। उसके बाद आ गया आपका गुप्त साम्राज्य। उसके बाद आपका आ गया हर्षवर्धन का जो समय पीरियड था वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। अब पूर्व मध्यकालीन में क्या है? पूर्व मध्यकालीन में जो उत्तर भारत है, दक्कन है और दक्षिण भारत है, उसमें कई सारे विभिन्न विभिन्न वंश आए, ठीक है। और उत्तर मध्यकालीन में क्या है? उत्तर मध्यकालीन में है उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। यानी कि इस टाइम में मुगल भी आएंगे, राजपूत भी आएंगे, दिल्ली सल्तनत भी होगी, दक्कन में विजयनगर, बहमनी और मराठा आ जाएंगे, दक्षिण भारत में पांड्य और होयसल वंश आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे कुछ तिथियाँ हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं। तो 6000 ईसा पूर्व, पहले हम ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, तो 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ और बुजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के जो है अवशेष मिले हैं, यानी कि एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। 5000 से 4000 में क्या मिला है? बागोर और आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले हैं। 4000 से 3000 में मिला है कृषक और पशुपालक सभ्यताएं। 2350 से 1750 में मिला है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार। यानी कि हमें क्या करना होता है? एक रेडियो कार्बन C14 पद्धति होती है, यानी कि कितना पुराना पत्थर है, कितनी पुरानी मूर्ति है, ये जानने के लिए क्या करते हैं? हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं C14। उससे हमें पता चलता है कि ये जो मटेरियल है वो कितना पुराना है। तभी हम सही अनुमान लगा पाते हैं आसपास में कि ये इतना समय पुराना, 5000 साल पुराना, 7000 साल पुराना पत्थर होगा। अब 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल, यानी कि भारत में आर्यों का आगमन हो चुका होगा। 1000 में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल, यानी कि आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में अब विस्तार होना शुरू हो जाएगा। पहले तो कोई चीज़ आएगी ना, तो पहले आर्य आए 1500 में, 1000 में उन्होंने अपना फैलाव करना शुरू किया। अब 950 में क्या मिलता है? महाभारत युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। 850 में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जन्म का परंपरागत वर्ष है। ये पार्श्वनाथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होंगे। 600 से 550 में क्या है? 16 महाजनपदों का उदय हुआ। जैसे आज आपके यहाँ पे क्या है? अभी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले 16 महाजनपद थे, यानी कि जिनको हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, पहले उनको महाजनपद बोल दिया करते थे, ठीक है। जनपद मतलब जिला, तो जनपद मतलब जिला। अब ऐसे ऐसे कई सारे जिले मिला के क्या बनता है? कि स्टेट बनता है। तो उसी तरीके से महाजनपद, ठीक है। टर्म को समझ के चलिएगा। 540 में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे भगवान महावीर, उनका जन्म हुआ। 540 से 468 तक है जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर, यानी कि वर्धमान महावीर का जो जीवन काल है 540 से 468 में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। 563 में क्या हुआ? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 563 से 483 तक उनका जो बुद्ध का जीवन काल था वो रहा। 516 में ईरान के जो शासक थे डेरियस प्रथम, उनका भारत पे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। कब? 516 में, ठीक है। फिर 544 से 412 हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड रहा उसमें 544 से 412 तक वो रहा। हर्यक वंश के कई सारे शासक रहे, जिसमें कि बिंबिसार है, अजातशत्रु है और उदयन है, ठीक है। देखिए सारी ये जो डेट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका MCQ बनता है वो यहीं से बनता है, तो इसको ध्यान से देख के चलिएगा,
ठीक है, क्वेश्चन टिक करने में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है ये चीज़। 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो दोस्तों राजगृह में। ठीक है, राजगृह किसकी राजधानी थी? तो आपको ये याद रखना है राजगृह किसकी राजधानी थी। ये हर्यक वंश में बिंबिसार के समय पे राजगृह जो है राजधानी थी। फिर शिशुनाग वंश आया, उसके जो संस्थापक थे वो शिशुनाग हुए हैं। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? वैशाली में। उसके बाद मौर्य जब आए, मौर्यों ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने क्या देखा? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में थी। उसके बाद 412 से 344 तक शिशुनाग वंश का स्थापना और विस्तार की हम बात करेंगे कि शिशुनाग वंश का जो समय है वो 412 से 344 तक है। कई बार क्वेश्चन मैच करने के लिए आता है, आपको एक तरफ वंश दे देगा, एक तरफ टाइम पीरियड दे देगा और आपसे कहेगा कि वंश को जो है टाइम पीरियड के हिसाब से मैच करो। या तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये बताएगा कि आप इसमें से गलत बताओ कौन सा है। 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, कहाँ पे हुई दोस्तों? ये वैशाली में हुई। 344 में मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हो जाएगा। 298 में बिंदुसार शासक बनेंगे। 272 से 268 ये अशोक और उसके जो भाई हैं उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। ठीक है, आजकल तो क्या है, आप वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद आपके शासक चुने जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, युद्ध लड़ना पड़ता था, युद्ध लड़ने के बाद ही शासक जो है वो चेंज होता था। 269 में अशोक जो है वो शासक बनेंगे। 268 से 232 का जो समय है वो अशोक के शासनकाल का समय है। 261 में होगा कलिंग का युद्ध। उसके बाद 257 में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित होंगे। ठीक है, उपगुप्त जो हैं उनसे शिक्षा लेंगे अशोक बौद्ध धर्म की। ठीक है, 251 में क्या होगा? तृतीय बौद्ध संगीति हो गई। 232 में अशोक की मृत्यु हो गई, कुणाल शासक बन गया। 200 में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या हो गई और शुंग वंश की स्थापना हो गई। ये करी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, 75 में कणम वंश की स्थापना हुई। कणम वंश की जो स्थापना करी थी वो वासुदेव ने करी थी। 30 में क्या हुआ? अभी ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, 30 में क्या हुआ? सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई। अब ये जो सातवाहन वंश था इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 58 में क्या था? विक्रम संवत का आरंभ हुआ। किसके द्वारा? उज्जैन के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नए संवत विक्रम संवत के नाम से ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, 22 में क्या हुआ? चोल और पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, इटली के रोम में। ठीक है, इसी के साथ ईसवी वर्ष की अगर हम बात करें तो 14 से 15 में क्या हुआ? रोमन जो संत थे सेंट थॉमस, उनका भारत में आगमन होता है। 20 से 46 में गोंडोफर्निश के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ। 45 में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ। 65 में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। 77 में एक पिलनी है, उनकी एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। देखिए, आपको जितने भी किताब और लेखक हैं उनको आपको अच्छे तरीके से याद करके चलना है, इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। मैं बता चुका हूँ, मैचिंग में कई बार से क्वेश्चन पूछता है आयोग। ठीक है, 78 में क्या हुआ? कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार यूज़ करती है। जिस शक संवत को वो कनिष्क के द्वारा यूज़ किया गया था। 78 से 100 तक कनिष्क का काल चलेगा। ठीक है, कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि इनकी राजधानी कहाँ थी। 86 से 128 में क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के अधीन सातवाहनों का जो हुआ पुनरुत्थान हो रहा था। 130 से 150 में क्या हुआ? पश्चिम भारत का महान जो शक क्षत्रप था रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इसके बारे में है। 225 में वाकाटक वंश की स्थापना हो गई। 226 में पर्शिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई। 250 में सातवाहन साम्राज्य का विघटन होगा। 240 से 280 का जो टाइम पीरियड है ये गुप्त वंश की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। प्रीलिम्स के मेंस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है गुप्त वंश, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आंसर राइटिंग में आप इसके बारे में लिख चुके हैं। इसका जो कला साहित्य है, स्थापत्य है, इसके समय का प्रशासन कैसा था, इसके जो अधिकारी थे मुख्य, उनको आपको याद करके चलना है। गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो श्रीगुप्त ने की थी। 280 से 319 क्या है? तो घटोत्कच सिंहासनारूढ़ होंगे। 319 से 320 में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई। 335 से 375 में क्या है? समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई और रामगुप्त जो है वो शासक बनता है। 380 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल।
गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष। 399 से 414 तक फाहियान भारत में आया। 415 से 455 तक कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल चलेगा और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपका अगले महीने एग्जाम है, ठीक है। 455 से 467 में स्कंदगुप्त का काल चलेगा और हुणों का प्रथम आक्रमण हुआ था, ठीक है। अब हुण के बारे में आपको ये जान लेना है कि हुण के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हुण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम से आनी चाहिए। 467 से 540 तक का जो समय था वो गुप्त वंश का अवनति काल था, यानी कि अब गुप्त वंश खत्म होना शुरू हो गया। अब 500 से 532 तक तोरमान और मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन चलेगा, ठीक है। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय हो जाएगी और 606 से 647 जो है हर्ष का शासनकाल हो गया। अब 609 में पुलकेशिन द्वितीय जो है वो शासक बन जाएगा। 629 से 645 में हवेनसांग जो है वो भारत में रहा। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 636 में सिंध पर भारत का प्रथम आक्रमण हो गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम आक्रमण। अब देखिए राजा दाहिर की पराजय हो गई, ये बात तो ठीक है, लेकिन कई जगह पे क्या है कि 712 और कहीं कहीं जगह पे 711 भी आपको दिया गया है, तो दोनों को ही आपको लेके चलना है। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन देगा तो सर हम कौन से लगाएंगे, तो आप 712 पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। 725 क्या है, नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। ये नागभट्ट कौन थे? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो रही है, ठीक है। 753 से 973 ये क्या कहलाता है, दक्कन के राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट की जो स्थापना करी थी, संस्थापक कौन थे राष्ट्रकूट के, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे उनका नाम था दंती दुर्ग, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मान्यखेट, ये ध्यान रखिएगा। अब 760 में क्या है, 760 से 1142 में पूर्वी भारत के पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। देखिए सभी वंशों के आपको संस्थापक याद होनी चाहिए, सभी वंशों के अंतिम शासक आपको याद होने चाहिए और सभी वंशों की राजधानियाँ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए दोस्तों। 770 से 810 क्या है, महान पाल शासक धर्मपाल का काल हुआ और उन्होंने ही क्या करा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। 783 से 1036 तक क्या हुआ, राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो गई और उनका शासनकाल हुआ। 788 से 820 तक क्या हुआ, शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन। और 835 से 885 तक गुर्जर प्रतिहार वंश का काल हुआ। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ। अब बात करते हैं 836 में कि मिहिर भोज जो है वो शासक बन चुका है। 850 में विजयालय कौन है? ये विजयालय चौल वंश का संस्थापक है दोस्तों, और चौल वंश की जो राजधानी थी वो तंजावुर थी। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को रिपीट करके चलिए। तो विजयालय क्या है, विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित करके तंजौर पे अधिकार कर लिया गया था, यानी कि 850 में। 851 में क्या हुआ, अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा एक द्वीप है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। भूगोल के पर्सपेक्टिव में पूछता है आपसे क्वेश्चन कि 4 द्वीप जो है उसको आप क्रम में लगा के दे दीजिए, होंशु, सुमात्रा और आपका बफिन द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, इसको आरोही क्रम में लगाओ। तो देखिए हर चीज़ को आप आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से करके चलिएगा। 860 में क्या है, सुमात्रा। ये सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। देखिए जो बच्चे अब भी मैप नहीं देख रहे हैं, एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा है, अब मैप को डेली देखिए, डेली एक टर्म अगर देखते हैं तो आप भूगोल के जो है उत्तर काफ़ी सही कर पाएंगे, ठीक है। 860 में सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा जो थे बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हुई। 871 से 1173 तक तंजौर के शाही चोल हुए। 883 से 1026 तक पंजाब और काबुल के हिंदू शाही हुए। 907 में चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 915 से 925 में महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ। अब 916 से 1205 में क्या हुआ, जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिर का निर्माण। अब देखिए खजुराहो का जो मंदिरों का जो निर्माण करवाया वो चंदेलों ने करवाया, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, 950 से 1195 में मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी, ठीक है। कलचुरी एक वंश है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 973 से 1238 में क्या हुआ, अनहिलवाड़ा, यानी कि काठियावाड़ के जो सोलंकी थे, गुजराती चालुक्य जिनको बोलते हैं वो। अब देखिए चालुक्य जो थे वो 3 थे दोस्तों, चालुक्य जो थे वो 3 थे। एक तो चालुक्य आपके वेंगी वाले, एक आपके वातापी वाले और एक और चालुक्य हैं, ठीक है। अब तीनों के आपको संस्थापक याद होने चाहिए, तीनों की आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद 985 से 1014 में क्या हुआ, राजा राज चोल का शासनकाल हुआ। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। 999 में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी गई। किसने दी? बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी। अब 1000 में क्या हुआ कि महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ। 1000 से 1333 में क्या हुआ, वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक, प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक बने। 1001 में वहंद की लड़ाई हुई तथा जयपाल की महमूद गजनवी से पराजय हुई। 1025 से 1026 में क्या हुआ, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण होगा। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और अल बरूनी जो है वो भारत आ गया। अब 1191 में क्या हुआ, तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों लड़े, लेकिन मोहम्मद गोरी हार जाता है। 1192 में क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ, लेकिन इस बार पृथ्वीराज जो है वो हार गया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। अब यहाँ 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जो कि गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, लेकिन जयचंद जो है वो पराजित हो जाता है। 1206 में अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और 1206 में ही क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कि सूबेदार नियुक्त किया था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जो है गुलाम वंश की स्थापना कर दी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। और ये गुलाम वंश कब तक रहेगा? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश आपका रहेगा यहाँ। इसके बाद 1210 में क्या हुआ, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल तो रहा, लेकिन 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसे हो गई? ये घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिरने पे इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। और आराम शाह को परास्त करके क्या हुआ, अब पहले तो आराम शाह को बनाया, जो राजा है वो आराम शाह बना, लेकिन आराम शाह को परास्त करके इल्तुतमिश जो है वो शासक बन जाता है। और 1221 में चंगेज़ खान का भारत पे आक्रमण भी हो गया। ये मंगोल थे, ठीक है, मंगोलों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। तो चंगेज़ खां का भारत पर आक्रमण था और मंगोलों को जो अच्छी शिकस्त दी है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दी जाएगी। 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पे बैठ जाएगी। 1240 में रजिया सुल्तान की भी हत्या हो गई। 1241 में भारत पे मंगोलों का प्रथम आक्रमण हो गया। 1265 से 66 में गयासुद्दीन बलबन जो है वो गद्दी पर बैठ जाएंगे। 1279 में बंगाल में तुगदिल खां का विद्रोह शुरू हो गया। 1286 में गयासुद्दीन बलबन की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो गई। हमने अभी आपको क्या बताया था कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन चलेगा और खिलजी वंश का जो समय है वो 1290 से 1320 तक चलेगा। और खिलजी वंश की जो स्थापना करी थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और इनका उपनाम क्या था, गाजी मलिक। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अब आपको कहते हैं खिलजी वंश की जो स्थापना है वो गाजी मलिक ने करी थी, अब आप कहोगे नहीं सर जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। आपको जब तक पूरी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। 1296 से 1316 तक का जो टाइम पीरियड है वो अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। यानी कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेगा तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मरना पड़ेगा ना। तो दिमाग से थोड़ा सा लगाना है आपको कि 1290 में जब गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश का जो है एंड हो चुका और खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी, किसने की? जलालुद्दीन खिलजी या गाजी मलिक ने। तो उसके बाद 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहा और जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया 1296 में। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शासक बन जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है, उपनाम, उसको कहा जाता है मलिक फ़िरोज़, ये ध्यान रखिएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बना उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1296 से 1316 तक, ये ध्यान रखिएगा। 1309 से 1313 तक रहा है मलिक काफूर का दक्कन अभियान। उसके बाद 1315 में मलिक काफूर जो है वो दक्कन से वापसी लेगा। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगी। कौन करेगा इसको? यासुद्दीन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा। 1325 में कौन बनेगा शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या करा था? सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी दोस्तों, ठीक है। ये फेक करेंसी को रोकने में, इसके यहाँ फेक करेंसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका था और इसने फेक करेंसी को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाया है, ठीक है। 1333 में 1333 से 1342 तक क्या हुआ? इब्न बतूता की भारत में यात्रा होगी, इब्न बतूता। इसके बाद 1336 हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है। हरिहर और बुक्का क्या करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, यानी कि संगम वंश आ चुका होगा। अब देखिए चार ये जो वंश है, संगम, सालुब, तुलुब और अरावीडू, ये चार वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप। 1347 में क्या है? बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 1393 में जौनपुर राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। जौनपुर मतलब मलिक सरवर, शर्की वंश,
शर्की वंश आ चुका था कब, 1393 में, ठीक है, जौनपुर राज्य की स्थापना हो। 1398 में तैमूर लंका भारत पे आक्रमण हुआ और दिल्ली पे अधिकार होना शुरू हुआ। 1414 में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई थी ख्रीज खां के द्वारा। अब जो सैयद वंश का जो समय पीरियड है वो है 1414 से 1451 तक, दिल्ली में सैयद वंश का शासन आ चुका था। अब 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई। अब देखिए 1451 से और आपका 1526 तक कौन चलेगा, लोदी वंश चलेगा। और लोदी वंश की जो स्थापना हुई थी वो बहलोल लोदी थे। और जो लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ 1526 में लड़ेगा और हार जाएगा। 1455 में संत कबीर का जन्म हुआ। 1469 में सिख धर्म के जो संस्थापक थे आपके गुरु नानक देव, उनका पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ था। कई बार आपसे पूछता है गुरु नानक देव के समकालीन कौन थे, तो संत कबीर भी समकालीन थे, बाबर भी समकालीन थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म होगा और शेरशाह जो आएगा वो आएगा आपका हुमायूं के आसपास, यानी कि हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में आता है शेरशाह सूरी, यानी कि 1540 से और 1555 तक का जो समय है इसका शेरशाह सूरी का, वो लगभग ये माना जाता है। 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली नाविक जो है ये 20 मई को, इसको करेक्ट करना है, 20 मई 1498 को जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वो भारत में कालीकट ये केरल में पहुंचता है, ठीक है, बंदरगाह पे। 1509 में कृष्णदेवराय शासक बनेंगे। 1510 में गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा हो जाएगा। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक होगा। अब 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हो जाएगा। 1520 में बाबर का भीटा और सियालकोट पे आक्रमण हुआ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने देखो 4 लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, कौन कौन सा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ जो, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी हार गया इसमें और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद 1527 में ये भाई साहब लड़ेंगे खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में, लेकिन राणा सांगा जो है इसमें हार गया। उसके बाद 1528 में यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं आपको बता के चलता हूँ। 1528 में क्या हुआ था, यहाँ चंदेरी की लड़ाई हुई, किस किस के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें कि मेदिनी राय भी हार जाता है और बाबर जीत जाता है अगेन। अब फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय, यानी कि अफगान और बाबर के बीच में क्या हुआ, एक बार युद्ध हुआ घाघरा में, और ये घाघरा के युद्ध में भी बाबर जो है अपनी वो जीत दर्ज करता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें कि हुमायूं जो है वो सिंहासन पर बैठ जाता है। हुमायूं, अस्करी और 2 और हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदाल, कामरान, कुछ इस तरीके से करके हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी और हुमायूं जो है वह सिंहासन पर बैठ जाता है। 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, याद रखिएगा। अब हुमायूं जो है वो मेनली क्या लड़ता है, 2 युद्ध लड़ता है दोस्तों, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसे तो इसने काफ़ी सारे करे हैं, लेकिन 1539 1540 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1539 का जो चौसा का युद्ध है उसमें शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय हो गई। 1540 में शेरशाह ने दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हो गया और 1555 में हुमायूं फिर से आया लड़ने के लिए, भारत पर पुनः एकाधिकार करने के लिए। अब 1556 में क्या हुआ, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों वो कब होगा 1556 में, और जो तीसरा युद्ध होगा वो 1761 में होगा। अब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में होगा, इस पर मैं आंसर राइटिंग करा चुका हूँ इन चीज़ों पर। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो अकबर और हिमू की पराजय। बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो है वो बादशाह बना दिया जाता है और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भी भारत में पहुंचा कब, 1556 में ही, ये ध्यान रखिएगा। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हो चुकी थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर चुके थे। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति हो चुकी थी। अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। अब जजिया कर का जो है विस्तार से हम देख लेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। 1565 में क्या हुआ, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। अब तालीकोटा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इसमें क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पूरे तरीके से अंत हो गया। 1568 में अकबर की चित्तौड़ विजय हुई। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 1572 से 1573 तक गुजरात विजय रही। 1574 से 76 में अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें कि महाराणा प्रताप जो हैं वो हार जाते हैं। 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया था, महजरनामा।
1582 में अकबर ने दीन इलाही एक धर्म है उसकी घोषणा करी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। 1602 में क्या हुआ, डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी और जहांगीर का राज्यारोहण हो जाएगा। 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी जा रही है। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुई। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1611 में नूरजहां और जहांगीर का विवाह हो जाएगा। 1615 में जो थॉमस रॉ थे वो भारत आए थे और 1622 में क्या हुआ, शाहजहां का विद्रोह। अब 1627 में क्या हुआ, जहांगीर की मृत्यु, और 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बन गया। ठीक है। 1631 से 1653 तक शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 में शिवाजी का तोरण पर अधिकार हुआ। 1648 में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ। 1656 में शिवाजी का जाबली पर अधिकार हुआ। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या और दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया गया। 1658 में औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1664 में ही हुई है। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1665 में इसको याद कर लेना। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी और 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण भी हो गया। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना हुई। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। ठीक है, जिसको कि अकबर हटा लेगा ना तो औरंगजेब उसको दोबारा से लगाएगा जजिया को। जजिया एक तरीके से हिंदुओं पे लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। 1680 आंसर राइटिंग में भी पूछा गया था ये। 1680 में क्या है, शिवाजी की मृत्यु। 1685 में अंग्रेज़ कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ, बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड, शाहू को बंदी बनाया गया। संभाजी को मृत्युदंड दे दिया गया और शाहू जो थे उनको बंदी बना लिया गया। 1698 में सुल्तानाटी कलिकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुकी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। शाहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं सिख संप्रदाय के, इनका नांदेड़ में निधन हो चुका है। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और जहांदार शाह जो है वो शासक बने। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनेंगे। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिला। 1717 में फर्रुख हसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया गया। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत हुआ। 1725 में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में आ गया। 1740 में अलीवर्दी खां जो हैं वो बंगाल के नवाब बने। 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान हुआ। डुप्ले जो है फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 से 1748 में क्या हुआ, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। ये जितने भी युद्ध हैं ना भारतीय इतिहास के, आपको सारे याद होने चाहिए, सब उंगलियों पे होने चाहिए आपके। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध बताओ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताओ, सारे याद होने चाहिए। तृतीय कब हुआ था, प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1744 से 1748 यानी कि पहला कर्नाटक युद्ध बोला जाता है, जो कि आंग्ल और फ्रांसीसी यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, 1747 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। उसके बाद 1750 से 1754 तक क्या हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 1751 में जो है अरकाट पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेज की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठ गया और ब्लैक हॉल की घटना भी तभी हुई। 1757 में क्या हुआ, तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। कब, ये कितने साल चला, 9 साल चला दोस्तों, 1757 से 1763 तक। अब 1757 में क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें कि नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफिर, उन्होंने जो है क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और जो है खुद बंगाल के नवाब बन गए, उनकी मृत्यु हो गई। 1758 में क्या हुआ, फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हो गया। 1760 में मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय, इसमें भी फ्रांसीसी हार गए। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अब पहला कब हुआ था दोस्तों,
1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ कब? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें कि मराठा जो है वो हार जाते हैं। और 1763 में मीर जाफ़र जो है वो पुनः बंगाल का नवाब, यानी कि फिर से बंगाल का नवाब जो है उसको बना दिया जाता है मेरे प्यारे। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। ये निर्णायक युद्ध है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आंसर राइटिंग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये द्वैध शासन अभी ख़त्म होने वाला है जब कंपनी सरकार बिल पास करेगी, अंग्रेज सरकार, ठीक है। द्वैध शासन की समाप्ति के लिए भी बिल पास करती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 1765 में फिलहाल क्या हुआ? 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। और 1765 में क्या हुआ? क्लाइव की दूसरी गवर्नर, यानी कि 1765 से 1767 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को मिल जाती है। अब 1767 से 69 तक क्या हुआ? अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कर्नाटक युद्ध याद करे थे, अभी हम आंगल मैसूर युद्ध याद करेंगे, यानी कि आंगल और मैसूर के बीच में हुए थे। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 तक हुआ था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे और कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति हो जाएगी। अभी हमने आपको क्या बताया था? द्वैध शासन जो 65 में लगा था वो 72 में समाप्त हो जाएगा। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई 1774 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1774 में स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आप कहोगे सर आजकल तो दिल्ली में, हाँ वो दिल्ली में बाद में ट्रांसफ़र किया गया, पहले कलकत्ता में उसको स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो गया। कंपनी पे यानी कि संसद का नियंत्रण होगा। कौन सी संसद का? जो ब्रिटेन की संसद है उसका कंपनी पे आंशिक नियंत्रण हो गया। 1774 में क्या हुआ? तो 1774 में रुहेला युद्ध हुआ। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल, कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ये दोस्तों मैं अभी बता चुका हूँ आपको। इसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पे प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हो चुका था, अभी आंगल मराठा युद्ध भी शुरू हो चुके थे 1775 से 1782 तक। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। 1776 में फिर से पुरंदर की संधि हुई, इस बार अंग्रेज और मराठों के बीच में हुई। 1780 से 1784 में क्या हुआ? अब द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ। 1784 में ही पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 को ही हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे विलियम जॉन्स, ये याद रखिएगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बने थे। भारत में पुलिस प्रशासन के जनक भी इनको कहा जाता है। 1790 से 92 में तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। 1792 में रणजीत सिंह जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो है वो लागू हुई। देखिए ब्रिटिश जो संसद थी, जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने भू राजस्व की यहाँ पे कई सारी चीज़ें करी। तो उसमें 3 व्यवस्थाएं मेनली उन्होंने जो है वो लागू करी। पहली कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये 3 चीज़ ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ना अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में उतार लेना अपनी, इनके बारे में अच्छे तरीके से पकड़ करनी है आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा क्या हुआ? जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। कौन से क्लब की स्थापना हुई? जैकोबिन क्लब की, इंपॉर्टेंट है। 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता के अंदर। 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई, बसीन की संधि भी बोलते हैं कई बार जिसको। 1803 से 1806 में क्या हुआ? द्वितीय आंगल मराठा युद्ध होगा। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होगी। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह होगा। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो अमृतसर की संधि होगी सर। 1813 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ। अब चार्टर अधिनियम ना कई सारे हैं, 1813 का, 53 का, सारे चार्टर अधिनियम आपको पता होने चाहिए। 1814 से 1816 में क्या हुआ? नेपाल के साथ युद्ध और सुगौली की संधि हुई। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। आपसे ये भी पूछता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 में दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। 1817 से 1818 में क्या हुआ? तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ। 1818 में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र, कौन सा? समाचार दर्पण। और ये साप्ताहिक जो पेपर था, साप्ताहिक प्रकाशित होता था। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण।
यानी कि अष्टी की लड़ाई भी आपकी कब हुई? 1818 में हुई। कोरेगांव की सुरक्षा 1818 में हुई। पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण भी 1818 में ही किया गया। अब 1818 में जब आत्मसमर्पण हो गया तो पेशवा वर्ग की समाप्ति हो जाती है और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया जाता है। 1820 से 1822 तक सर थॉमस मुनरो जो हैं वो मद्रास के गवर्नर रहे। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना होगी। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, वही गायों सुअर वाला, मंगल पांडे वाला, याद रखिएगा उसको, ठीक है। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 से 1826 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1826 से यानडूब की संधि हुई। 1828 में विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1818 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा सभी लोग जानते हैं कि जब पति मर जाता था तो पत्नी को उसके साथ ही उसकी चिता में जला दिया जाता था बिठा के। तो इसको बंद कर दिया किसने? विलियम बेंटिक ने 1829 में, और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। अब 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाएंगे और 1833 में भारतीय विधि आयोग जो है वो गठित होगा, ये बात समझ लो। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा ना, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। ये 1833 में क्यों हुआ? क्योंकि 1833 में जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ था उसमें ये सारे प्रावधान थे। कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार का मतलब है जो मोनोपोली थी कंपनी की वो ख़त्म कर दी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की जो ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। 1835 में क्या हुआ? चार्ल्स मैडकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हो गई और अंग्रेजी सरकार, अब यहाँ पे एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है क्या सर ये? तो 1835 में चार्ल्स मैडकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हो गई। अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी 1835 में हुई। 1838 में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच में त्रिदलीय संधि हुई। किस किस के बीच में हुई दोस्तों? तो कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच में त्रिदलीय संधि हुई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी। 1839 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध हुआ। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ अंग्रेजी कंपनी और सिख राजा के बीच में। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी राजा जो है वो गोद नहीं ले सकता चीज़ों को। समझ में आ गई बात ये? 1848 से 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होगी। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होगा। 1853 में बम्बई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन और पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ भी 1853 में ही हुई थी। 1853 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह में क्या था कि अंग्रेजों ने ये कर दिया कि 3/20वें भाग पे किसानों को अपनी नील की खेती करनी अनिवार्य है। बात समझ में आई? अब नील क्या होता था, उनसे नील कम कीमतों पे ख़रीदते थे और उसको जो है इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड से वहाँ छपाई होती थी, कपड़ों पे वो यूज़ किया जाता था और वहाँ से जो लाके कपड़ों को उनको महंगे में भारत में बेचते थे। तो इस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जिसको कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले पॉइंट आउट करा। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसको जगह दी। बात समझ में आई ना? तो ये नील विद्रोह कैसे था, क्या था, क्यों था, ये सारी चीज़ आप देख लेंगे। 1855 से 56 में क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना हुई। अब 1856 में क्या हुआ कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि अब विधवा जो थी उसका पुनर्विवाह कराया जा सकता था। 1856 में ये जो एक सामाजिक कुरीति थी इसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अभी सती प्रथा को खत्म करा, ठगी प्रथा को खत्म करा, अभी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हो गया। कब? 1856 में। ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे समाज सुधारक है ना, राजा राम मोहन राय हुए, केशव चंद्र सेन हुए, महादेव गोविंद रानाडे हुए, इन्हीं के प्रयासों से ये समाज सुधारक इनको ही कहा जाता है। इन्होंने लगातार ये प्रयास करे तो तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ये दलितों के मसीहा थे। इस तरीके से इसको चीज़ों को समझ के चलिए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो विद्रोह हुआ। 1858 में भारत का शासन जो है वो कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब 1858 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, अब सरकार ने काम करा कि भैया कंपनी को तो हटा दो। अब सरकार जो है वो पूरा मतलब एक तरीके से खुल के आ गई सामने।
कि हम लेंगे अब शासन अपने हाथ में। 1858 में क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन कर दिया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की और विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ से देख लो, 1858 तक तो एक दौर चला। 1857 की क्रांति हुई ना, तो 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर दिया। क्या दिया कि भाई कंपनी के बस की है ही नहीं, अब हम चलाएंगे। ब्रिटिश संसद ने कहा हम चलाएंगे इसको, उपनिवेश बना देंगे भारत को अपना। बात समझ में आई? तो हम उपनिवेश रहे। उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी जगह की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में ले लेना, प्रशासनिक एज वेल एज शासनिक। बात समझ में लो। तो यहाँ ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1861 आपका भगवान भला कर दे, हाँ, तो 1854 में क्या हुआ, बंगाल में नील विद्रोह हो गया। 1859 में कागज़ का नोट जारी, गोद प्रथा की समाप्ति हो गई। यहाँ सहायक संधि आप जान लीजिए, सहायक संधि क्या है, ठीक है। सहायक संधि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली, इसको सही तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली के एस्पेक्ट में आप पढ़ के चलिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है। अब बजट से आपको एक बात बता देता हूँ कि बजट जो है आपको संविधान में अच्छे तरीके से पढ़ के चलना है। आर्टिकल 112 से 117 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि 112 में क्या है। तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, 113 में अनुदान मांग है, 114 में आपका क्या है, विनियोग विधेयक है, ठीक है। 115 में क्या है, अतिरिक्त अनुदान है, 116 में आपका क्या है, लेखानुदान है, 117 में वित्त विधेयक है। अब यहाँ 109 और 110 रह जाते हैं। 109 में क्या है दोस्तों, तो 109 में क्या है, धन विधेयक है, और 110 में धन विधेयक की प्रक्रिया, ये ध्यान रखिएगा। 110 में क्या है, धन विधेयक। अब ये धन विधेयक जो मनी बिल है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में कभी कभी ना आपको अंतर पता होना चाहिए कि वित्त विधेयक क्या है सर। वित्त विधेयक भी दो तरह के होते हैं, 117(1), 117(2), ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से आप देख करके चलिए। अब यहाँ आपको बताया गया है क्या कि 1861 में एक और भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, और इसमें क्या हुआ कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 था उसके अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने। अब 1862 में क्या हुआ, 1860 है दोस्तों दरअसल ये, तो इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता लागू हुआ और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना हुई और पटना कॉलेज की स्थापना हुई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट हैं टोटल वो 25 हैं पूरे इंडिया में, ये ध्यान रखिएगा। 1872 में प्रथम जनगणना तो प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो विधिवत जनगणना हुई वो 1881 में, और अब दशकीय आधार पर जनगणना की जाती है, यानी कि 10 साल के बाद। 1872 में तो पहली हो गई, वो तो जल्दीबाजी में कर दी। उसके बाद जो विधिवत जनगणना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी, 1881 में, फिर 1891 में, फिर इस तरीके से 10-10 साल के अंतराल पे की जाती है। इसीलिए 2011 फिर 2021 इस तरीके से की जाती है। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है। 1874 में बिहार में अकाल पड़ गया। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हो गई। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना भी इसी में 1875 में ही होगी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। 1876 में क्या हुआ, लॉर्ड लिट्टन का दिल्ली दरबार और महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की साम्राज्ञी घोषित हो जाएंगी। 1858 में लिट्टन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित। इसी प्रेस एक्ट की अभी मैं पिछले कुछ मिनट पहले भी बात कर रहा था इसी वीडियो में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए मेरे प्यारे। 1878 से 1880 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और 1878 में अकाल आयोग की स्थापना हो गई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त, स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति। यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपका आया कब था, 1878, और आपका निरस्त कब हुआ, 1882, यानी कि आपका 4 साल ये एक्ट चला। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद। इल्बर्ट बिल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ ना, उसको आप अलग लिख लो और उसके बारे में रिसर्च करके पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो उस चीज़ को क्या है। आपको यूपीएससी में फ़ायदा मिलेगा ज़रूर एग्जाम में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हो जाएगी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय 1885 28 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना करेंगे A.O. ह्यूम, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपको याद होने चाहिए। पहला कहाँ हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, पांचवा कहाँ हुआ, छठा कहाँ हुआ। अब आपसे पूछ ले असहयोग आंदोलन जो है वो कौन से अधिवेशन में लिया गया, बात समझ लो, ठीक है। या आपका ये पूछ ले आपसे कि जो पाकिस्तान की मांग थी वो कौन से अधिवेशन में हुई थी। अब आपको अगर नहीं पता ना तो फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपको कांग्रेस के सारे अधिवेशन याद होने चाहिए,
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो याद होने ही चाहिए भैया, ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मजाक नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, 1888 में क्या हुआ, कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। अब 1892 का भी आ गया, ठीक है। 1893 में एनी बेसेंट जो है वो भारत आ गई। अब ये वही एनी बेसेंट हैं जो कि अब जाके आपका 1916 के करीब में सितंबर में ये अपना लीग की स्थापना करेंगी, समझ लो। और 1895 में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मना दिया। 1897 में क्या हुआ, तो भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ और तिलक को 18 माह की कैद हो गई। अब तिलक जो 18 माह की कैद में चले गए ना, अब यहाँ से मुसीबत हो गई। तिलक के कैद में जाने से जो जितना भी आपका जो क्रांतिकारी वर्ग था वो सारा का सारा क्या हो गया, हतोत्साहित हो गया। अब क्या करें, क्योंकि मुख्य नेता थे ये, तो इनके जाने के बाद कांग्रेस से त्यागपत्र की एक दौर शुरू हो गया। त्यागपत्र देना शुरू कर दिया लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया तिलक के बाद। तो 1899 से 1905 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन वायसराय। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 1905, यहाँ देखते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन, और यहाँ आपको ध्यान रखना है बंग भंग आंदोलन। अब बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। जो हिंदूवादी इलाका है वो क्या कहलाएगा, पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है उसको मुस्लिम बंगाल कहा। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, यानी कि जाति के आधार पर प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में, तो बंग भंग आंदोलन कहा इसको। इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। 1904 में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया इन्होंने, कैसे, जाति के आधार पे, हिंदू और मुस्लिम में। 1906 में क्या हुआ, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखिए, जब मुस्लिम जो कम्युनिटी है आपने उसको अलग कर दिया, तो वहाँ से एक लीडर तो बन के आएगा ना मुस्लिम लीग का, बात समझ रहे हो। मुस्लिम उन उन लोगों का कोई एक प्रतिनिधित्व करने वाला तो होगा। तो वहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। यहाँ से जो बीज बोया गया एक तरीके से पाकिस्तान का। अब यहाँ अभी पाकिस्तान की बात नहीं आई, पाकिस्तान की जो बात आएगी वो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग उठेगी लाहौर अधिवेशन में 1940 में। बात ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ही उठाएगी उस चीज़ को। लेकिन अभी मुस्लिम लीग यहाँ अब जो थोड़ा एक बीज बो दिया ना, वो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। 1908 में क्या हुआ, खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तिलक पर राजद्रोह का केस लगाया गया और तिलक को 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हो गई। 1909 में मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर दिया। गांधी जी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि गांधी जी ने ना कई सारे अखबार चलाए, जिसमें कि यंग इंडिया जो है वो फेमस है, ठीक है। यंग इंडिया जो है वो 1919 में बनाया गया था। उसके साथ में एक और बनाया गया था, मुझे एक्चुअली अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। और 1933 में क्या कर दिया, यंग इंडिया का नाम बदल के हरिजन कर दिया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही पेपर्स। और एक मदन मोहन मालवीय के भी 3 थे, एक तो लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट पेपर है मदन मोहन मालवीय के, ये सब याद रख लेना। जितने भी आपके अखबार हैं वो आपको याद होने चाहिए, मॉडर्न इंडिया के जितने भी थे। इसी के साथ 1911 में क्या हुआ, अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी कलकत्ता से कहाँ ले आए, दिल्ली स्थानांतरित कर दी मेरे प्यारे। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ लाला हरदयाल करेंगे ना गदर पार्टी का गठन तो। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा हो गए। अब जब तिलक मांडले जेल से रिहा हो गए तो अब आके वो आएंगे 1916 में होम रूल लीग के साथ। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। अब गांधी जी भी आ गए भैया, तिलक भी आ गए। एनी बेसेंट ने क्या करा, मद्रास में होम रूल लीग का गठन कर दिया। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ, लखनऊ समझौता। 1916 लखनऊ समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट बंदी। 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग नरसंहार। अब सबसे पहले क्या हुआ भैया, रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते थे, किसी को भी संदेह के आधार पर अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अब रॉलेट एक्ट पारित कर दिया तो अब लोग बाग जो है, जो क्रांतिकारी थे, वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि जलियांवाला बाग नरसंहार में कुछ लोग, जलियांवाला बाग जो अमृतसर का जलियांवाला बाग है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, लेकिन बिना किसी हथियार के, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो जनरल डायर था वहाँ पे जाके वो गोली चलवा दिया। अब गोली चलवा दिया तो वहाँ पे जो जितने भी लोग थे वो सब मारे गए,
ठीक है, दीवारें ऊँची-ऊँची थी, कुछ लोग कुएँ में कूद गए। तो जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 300 से 400 लोग मारे गए थे, लेकिन जो वास्तविकता है वो 1000 लोग थे, करीब 1000 लोग। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति करी, ठीक है, हंटर कमीशन की नियुक्ति करी। लेकिन उस कमीशन ने भी क्या करा, क्लीन चिट दे दी। जनरल डायर ने गोली चलवा दी, क्लीन चिट दे दी, बात खत्म हो गई, कमीशन की नियुक्ति कर दी, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग जो नरसंहार था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो एक तरीके से जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे उसका एक कारण तो ये भी था कि रॉलेट एक्ट का विरोध था। दूसरा ये था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू की गिरफ्तारी के विरोध में भी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिहाज से। अब जब जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा दिल दुखा, तो उन्होंने क्या करा, अपने सर की उपाधि वापस कर दी और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी पारित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 1920 का जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था। अब जो ये असहयोग आंदोलन है ये वैसे तो हुआ था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन दिसंबर में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था, ये बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ 1920 में ही कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटाएंगे गांधी जी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी 1920 में ही होगी और 1922 को 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं पे 5 फरवरी में मिलता है, डेट में कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। 1922 4 फरवरी को यूपी में एक जगह है चौरा चौरी, वहाँ पे जो है जो भीड़ है वो थाने में घुस जाती है और वहाँ पे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। इसको कहा जाता है चौरा चौरी कांड। तो ये 1922 में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अब देखिए, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अपनी वीडियो में उसको ध्यान से लिख लो चाहे कहीं पे। देखो, जो स्वराज पार्टी है इसकी जो स्थापना करी थी वो चित्तरंजन स्वरूप दास ने, यानी कि CR दास, आपको नाम मिलेगा CR दास, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन स्वरूप दास ने इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू, आपको कहीं कहीं भी नाम मिलेगा CR दास और मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू गलत नहीं है, मोतीलाल नेहरू भी आप लिख सकते हो, लेकिन मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी के सचिव थे और बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी इस पार्टी को। जो बंगाल में चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सीट इस पार्टी को मिली थी, ये ध्यान रखिएगा। 1923 में मदन मोहन मालवीय ने क्या करा, इंडियन पार्टी का गठन करा। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस हुआ जिसमें कि गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए 1924 में। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में RSS की स्थापना हुई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अब देख लो, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी, क्योंकि भैया साइमन कमीशन साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए हुई थी कि भारतीयों को समय समय पे बेवकूफ़ बनाती थी अंग्रेज सरकार कि भैया हमें कमीशन की अपॉइंटमेंट करेंगे और वो कमीशन जो है ये आकलन करेगा कि क्या भारतीय अपना जो राज्य है वो चला सकेंगे, अपना देश चला सकेंगे, वो उसके लिए तैयार हैं अभी। तो इस स्थिति के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति करी। अब कोई बात नहीं भैया, लेकिन उसमें जो भारतीयों ने विरोध करा वो क्यों करा, फिर भारतीयों ने इसलिए विरोध करा कि भैया अपने साइमन कमीशन में 7 आदमी रखे, 7 सदस्य हैं इस कमीशन में, लेकिन 7 में से एक भी भारतीय नहीं है, सारे ही अंग्रेज़ हैं। तो सारे ही जब अंग्रेज़ हैं तो भारतीयों की आवाज़ कौन उठाएगा फिर, हाँ, वो तो सारे ही विरोध करेंगे ना। तो इसलिए इस कमीशन का विरोध हुआ था। और ये कमीशन जब लाहौर पहुंचेगा 3 फरवरी 1928 को, तो भगत सिंह, लाला लाजपत राय और बाकी जितने भी आपके क्रांतिकारी थे सपोर्टिंग में, वो सब लोगों ने क्या करा, साइमन कमीशन का विरोध करा। और उस विरोध के चलते साइमन कमीशन ने वहाँ पे लाठीचार्ज का जो है आदेश दिया और लाला लाजपत राय को सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है, लिख लेना। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई, HSRA। नेहरू रिपोर्ट भी 28 फरवरी 1928 को आई थी और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, मैं बता चुका हूँ आपको। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित, शारदा एक्ट भी पारित हो चुका था। 1930 6 अप्रैल 1930 को सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च के लिए निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहाँ पे क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करा। 26 जनवरी को संविधान स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान क्यों हुआ था 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे
रावी नदी के किनारे अपना जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करा था। यानी कि अब तक तो वो डोमिनियन स्टेट की मांग करती थी। कांग्रेस जो कहती थी अब तक तो ये कहती थी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व चाहिए हमें संसद में। अब वो कहने लगी टोटल इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए अब, क्योंकि उस टाइम भगत सिंह की जो लोकप्रियता थी वो पूरे देश में बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए कुछ कांग्रेस के जो लोग थे उनकी जो मानसिकता थी वो भगत सिंह के साथ बढ़ने लगी। इस चीज़ को देखते हुए गांधी और नेहरू जो है वो चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम भी जो है, कांग्रेस भी जो है वो टोटल इंडिपेंडेंस का नारा देगी। ठीक है, तो लोग बाग भगत सिंह की लोकप्रियता से प्रभावित हो रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए कांग्रेस ने तुरंत अपना जो स्टेप है वो चेंज कर दिया, डोमिनियन स्टेटस से टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ ले गई इस चीज़ को। 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी इरविन पैक्ट का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए गांधी जी ने बात करी थी। वहाँ पे इरविन ने ये कहा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, आप वहाँ नहीं आए। ठीक है, जो 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी आप वहाँ नहीं आए, तो आप कृपया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या आएंगे आप, जो 7 सितंबर 1931 को होने वाला है? गांधी जी ने कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, जबकि पहले और तीसरे में नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी हुई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, जबकि इनको जो ऑर्डर्स थे वो थे 24 मार्च 1931 के, लेकिन इनको एक दिन पहले 23 मार्च 1931 में ही फांसी दे दी गई थी। 1932 में क्या हुआ दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई और पूना समझौता और देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और बिहार में भूकंप फैक्ट्रीज एक्ट लागू, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना भी इसमें हुई। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो पारित हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। 1936 में सम्राट जॉर्ज 5 की मृत्यु हुई, एडवर्ड 8 का राज्यारोहण हुआ। 1937 में नए चुनाव और नवीन प्रांतीय सरकारें आई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और बाद में त्यागपत्र दे दिया। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग हुई। हमने क्या बताया था आपको, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हो रहा है ये सब 1940 में, ध्यान रखिएगा। कौन कर रहे हैं? जिन्ना। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर कहाँ पहुँच गए? जर्मनी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई। 1944 में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ और लॉर्ड वेविल की घोषणा हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आ गया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई। नोआखाली और टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र चला, ये ध्यान रखना। 1947 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय हुआ। लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि हम भारत को छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना और भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो जब सत्ता हस्तांतरित हो रही थी, भारतीयों के पास आ रही थी, नेहरू जी उसको ले रहे थे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि यहाँ सेंगोल नेहरू जी ने लिया था और उसको प्रयागराज म्यूजियम में अब तक रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, सेंगोल आपसे पूछ सकता है, अभी नई संसद बनी है, नई संसद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जो यूपीएससी का आपका एग्जाम होने वाला है अब ये मई जून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सेंगोल का इतिहास आपको पता होना चाहिए। सेंगोल जो था वो प्राचीन भारत के कौन से वंश से संबंधित था? तो चोल वंश, जो विजयालय जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, विजयालय की जिसकी राजधानी तंजावुर थी, उससे संबंधित है सेंगोल, इंपॉर्टेंट है। 1948 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हो गई। किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने। जिन्ना की भी मृत्यु हो जाती है और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। ठीक है, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की चुनाव शुरुआत हो गई। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ।
1955 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी यानी कि चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार हुआ। 1956 में जो LIC है आपका जीवन बीमा, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, नेशनलाइजेशन हो चुका था इसका। और 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। 1958 में माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग हो चुके थे। 1961 में गोवा स्वतंत्र हो चुका था पुर्तगालियों से। पुर्तगाली जो थे वो गोवा को छोड़ के जा चुके थे। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हो चुका था। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाएगी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो चुकी होगी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुका है। और 1966 में ताशकंद समझौते में हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हम खो चुके थे। तो दोस्तों, ये आपका हो गया पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से लेकर के 1966 ताशकंद समझौते तक की सारी टाइमलाइन, इतिहास के जो मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर घटनाएं हैं, मेजर आंदोलन हैं, उन सबको हमने यहाँ पे लिया है। इन सभी चीज़ों को आप विस्तृत तौर पे देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके अलावा आपको विस्तृत वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।